हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट एंड दिस इज़ ऋषिका। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं विजन आईएएस की यहाँ पे करंट अफेयर्स जो कि जून मंथ की है। तो काफ़ी टॉपिक हमारी कंप्लीट हो गई है। लास्ट आपकी सोशल इश्यूज़ की सेकंड पार्ट भी मैं अपलोड कर दी थी, लेकिन बाद में जब सुनी तो पता चला कि उसमें वॉइस ही नहीं है और आप लोग की भी काफ़ी कमेंट आ रही थी कि मैं वॉइस नहीं है। तो कोई बात नहीं, चलिए फिर से रिकॉर्ड कर देती हूँ और फिर से यहाँ पे हम लोग लेक्चर को देख लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेसन इसकी फर्स्ट पार्ट आ चुकी है जिसमें कि आपको दो टॉपिक देखने को मिलेगा। एक अर्बन पुअर है और दूसरा यहाँ पे ड्रग एब्यूज़ है। दोनों टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड टॉपिक है, क्योंकि अगर क्वेश्चंस आप लोग प्रीवियस ईयर के भी उठा के देखोगे तो यूपीएससी ज़्यादा से ज़्यादा सोसाइटीज़ में पूछते क्या है, बस यही सारे टॉपिक पूछते हैं। अर्बन पुअर, रूरल पुअर, यही सारी टॉपिक्स बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है और कोविड-19 को देखते हुए तो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। तो प्लीज़ देख लीजिएगा इसकी। आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या फिर सिंपली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट में आकर आप लोग देख सकते हो। हर एक मंथ की आपको विजन है इसकी मैगजीन मिल ही जाती है, सो बेटर है कि आप लोग प्लेलिस्ट में ही चेकआउट कर लो। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की लेसन। हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, जेंडर डायमेंशन देखेंगे, यानी कि किस तरीके से कोविड-19 पैंडेमिक के कारण मेल और फीमेल के बीच में किस तरीके से डिस्पैरिटी आ चुका है, यानी कि इनइक्वालिटी बढ़ चुका है। जहाँ हम लोग कोशिश कर रहे थे हमारे कंट्री में कि इनइक्वालिटी कम हो, इक्वालिटी आ जाए, लेकिन अब हमें वो चीज़ें नहीं देखने को मिल रही है। कोविड-19 पैंडेमिक आने के बाद क्या हुआ है कि ये इनइक्वालिटी का जो रेशियो है वो बहुत तेज़ी से अप हो रहा है। हर एक फील्ड में हम लोग देखने वाले कि कहाँ कहाँ किस तरीके की प्रॉब्लम है और कैसे जो है मेल और फीमेल के बीच में इनइक्वालिटी बढ़ रही है। साथ ही कोविड-19 और इसी से रिलेटेड जो है इंडिया के हेल्थ केयर सेक्टर के बारे में देखेंगे। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर्स इस बार की लेसन होने वाली है, क्योंकि आपको काफ़ी कुछ पता चलेगा नया, क्योंकि हेल्थ सेक्टर्स के बारे में कुछ पोल है जो खुलने वाला है और साथ ही साथ आपको कुछ हिडन बात भी पता चलेगा। उसके बाद एक यहाँ पे रिपोर्ट है, ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट, इसके बारे में देखेंगे। और फिर टाइम लगा यहाँ पे तो नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क के बारे में भी देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए दो तीन टॉपिक में ही, बहुत लेंदी भी है टॉपिक और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो मुझे ऐसे भी सोशल इशू बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं थोड़ा टाइम लेकर आप लोग को बता देती हूँ, क्योंकि इससे क्या होता है ना कि आप लोग को रियल लाइफ में भी उस चीज़ को आप इम्प्लीमेंट करते हो। तो समटाइम्स मुझे ये भी बताना पड़ता है कि मैं थोड़ा बहुत आप लोग से शेयर करना चाहती हूँ क्या मुझे अच्छा लगता है क्या नहीं अच्छा लगता है, इसलिए थोड़े टाइम लग जाते हैं। बट नो इशू, सोशल इशूज़ अगर आपने अच्छे से समझा, क्योंकि आफ्टर ऑल यू विल बी एन एडमिनिस्ट्रेटर, तो आपको पता होना चाहिए ना कि हमारे सोसाइटी में, हमारे सोशल एस्पेक्ट में अगर देखो तो किस किस चीज़ की प्रॉब्लम है। अगर यही नहीं पता होगा तो फिर आप लोग आगे जाके काम क्या करोगे, है कि नहीं। इसलिए सोशल इश्यूज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग यहाँ पे थर्ड टॉपिक के साथ, जो कि है जेंडर डायमेंशंस ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक। तो कोविड-19, उसके बाद आपको लॉकडाउन देखने को मिला, उसके बाद और क्या यहाँ पे आ गया निकल कर, तो सोशल डिस्टेंसिंग, यानी कि 1 हैंड डिस्टेंस में हम लोग को एक दूसरे से के साथ जो है दूरी मेंटेन करना है। इससे क्या हुआ ना कि विमेन के लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ। अब कैसे इम्पैक्ट हुआ ये देख लेते हैं, थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन देखते हैं। जो कोविड-19 आउटब्रेक हुआ, इससे हमारे सोसाइटीज़ में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ ऑल ओवर द वर्ल्ड में ही, और जैसा हम लोग नहीं सोचे थे उस तरीके का निकल कर आया। ऐसा नहीं है कि कुछ सर्टेन प्लेस में कुछ सर्टेन वेमेन के साथ हुआ या फिर कुछ सर्टेन प्लेस में सर्टेन लोगों के साथ हुआ, ऐसा नहीं है। ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है इस पैंडेमिक के चपेट में आज के डेट में है। एक्सपीरियंसेस अगर हम लोग प्रीवियस पैंडेमिक से देखें, क्योंकि ऐसा नहीं ना कि ये पहली बार पैंडेमिक है। अब पैंडेमिक कहने का क्या मतलब होता है, पैंडेमिक कहने का मतलब होता है कि वो एक ऐसी महामारी, ठीक है, एक ऐसी महामारी जो कि आपका पहली बार आउटब्रेक हो, यानी कि ऐसा वायरस जो कि पहली बार आउटब्रेक हो और वो लार्ज नंबर ऑफ पीपल को अपने चपेट में ले लिया है। दो वर्ड होते हैं, एक होता है एपिडेमिक, सेकंड इज पेंडेमिक। सो एपिडेमिक में मान लीजिए कि जैसे इबोला वायरस था, इबोला वायरस आपको सिर्फ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में ही देखने को मिला, वो भी ईस्ट अफ्रीकन में कुछ लोगों की जो है ना वहाँ पे जान गई थी, तो उसको कहेंगे एपिडेमिक, यानी कि ऐसी महामारी जो कि बिल्कुल न्यू है और जिसकी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, लेकिन वो एक सर्टेन एरिया में ही आपका बस के रह गया, वो ज़्यादा मास नंबर ऑफ लोगों को जो है स्प्रेड नहीं हो पाया, तो उसको एपिडेमिक कहते हैं। बट यहाँ पे ये जो आपका कोरोना वायरस है, ये पेंडेमिक का रूप ले लिया, जस्ट बिकॉज क्योंकि आपको एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में भी देखने को मिलेगा। ये पहले वुहान सिटी ऑफ चाइना से निकल कर आया, लेकिन उसके बाद आपको धीरे धीरे जो है ना हर एक कॉन्टिनेंट में देखने को मिला। एशिया कॉन्टिनेंट, यूरोप कॉन्टिनेंट, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, कहीं भी ये जो है ना इससे कोई भी लोग नहीं बच पाए हैं, तो इसलिए इसको पेंडेमिक का रूप कह दिया गया है। ठीक है, अब इस पेंडेमिक से जो है, इससे पहले भी पेंडेमिक आया, जैसे कि H1N1 वायरस जो आया था, स्वाइन फ्लू, उसमें भी पेंडेमिक उसको कहा गया था, उससे भी कई लोगों की जान गई थी। उसके बाद आप लोग को 1975 के अराउंड जो हमारा इमरजेंसी पीरियड था, उसमें कॉलरा चल रहा था, जिससे कि काफ़ी लोगों की जान गई थी, सो उस टाइम भी इसको पेंडेमिक डिक्लेयर किया गया था। देन आपको एबोला वायरस जो है वो एपिडेमिक था, नॉट पेंडेमिक। ओके, तो इस तरीके का आप देखोगे कि पहले का जो पेंडेमिक था ना, उसमें विमेन जो है स्पेशली एक्टिव एक्टर्स थी, किस लिए
चेंज लाने के लिए। वहीं अगर हम लोग देखें कि इनके एक्सपीरियंस से, तो यहाँ पे क्राइसिस का जो इफेक्ट आप देखोगे वो डिफरेंट पड़ता है, यानी कि डिफरेंट तरीके से डिफरेंट डिफरेंट क्राइसिस का डिफरेंट डिफरेंट इम्पैक्ट आपको वुमेन पे देखने को मिलेगा। और ये जो डिफरेंट इम्पैक्ट की बात करें, ये नेगेटिव आस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। अगर जेंडर गैप की बात करें, तो यहाँ पे जेंडर गैप यानी कि यहाँ पे मेल और फीमेल के बीच में जो गैप है वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। हेल्थ और एजुकेशन को ले, या फिर कुछ एजेंसी, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी अगर हम लोग देखें तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ते गया है। इससे क्या हो गया है कि जो प्री एग्जिस्टिंग डिफरेंसेस था वो कहीं ना कहीं और ज़्यादा बढ़ चुका है। यानी कि पहले ही से ही हम लोग देख रहे हैं कि डूज एंड डोंट्स सिर्फ फीमेल के लिए है, मेल के लिए तो कुछ है ही नहीं। स्टार्टिंग से ये बाय बर्थ ही ये, अगर कोई जो है बेबी बॉय अगर जन्म लिया तो हम लोग बस यही चीज़ें सोच लेते कि ठीक है, इसके लिए तो कभी भी कोई डूज एंड डोंट्स होना ही नहीं चाहिए, सारे काम जो है ये खुलेआम कर सकते हैं। लेकिन अगर बेबी गर्ल होती है तो दिमाग में चलने लगता है, जैसे धीरे धीरे उनकी एज बढ़ती है तो उनके लिए डिफरेंट डिफरेंट जो है डूज एंड डोंट्स होते हैं। तो आप लोग भी फील किए होंगे, मैं भी फील की हूँ। तो ये हमारे सोसाइटी की ही बात है, तो इसलिए हम लोग किसी भी इस सारी चीज़ों से हम लोग पीछे नहीं है कि नहीं। तो ये जो प्री एग्जिस्टिंग जो डिफरेंस है, जिसको हम लोग सोच रहे थे कि इसको दूर करना है और किया भी जा रहा था, तो ये चीज़ें और बढ़ गई पेंडेमिक आने के बाद। अगर हम लोग देखें कि इंडियन वीमेन की वल्नरेबिलिटी जो कि कोविड-19 के कारण कैसे इम्पैक्ट हुआ, तो सबसे पहला पॉइंट उनके लाइवलीहुड के बारे में देखेंगे और जॉब सिक्योरिटी को लेकर देखेंगे। लाइवलीहुड कहने का मतलब है कि उनका रहन सहन, उनका घर का जो, अगर उनकी दिनचर्या कैसी थी। तो ऑक्सफैम इंडिया के द्वारा ये एस्टिमेट किया गया है कि इकोनॉमिक लॉस जो विमेन की तरफ से है, यानी कि उनकी जो जॉब लॉस हुई है इस पैंडेमिक को देखते हुए, बहुत ज़्यादा हुआ है अगर हम लोग मेल के कंपैरिजन में देखें। और ये जो आपका जॉब लॉस हुआ है, इसमें $216 बिलियन तक का भी कॉन्ट्रीब्यूट करता है, जो कि हमारे पूरे जीडीपी का कितना पार्ट है, तो 8% पार्ट है। इससे आप देख सकते हो कि विमेन जो है ऑलरेडी इकोनॉमिक आउटलुक में जो है उनकी पोजीशन बुरी थी और बुरी हो गई। अगर हम लोग आईएलओ के द्वारा देखें, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, तो 81% जो इंडियन विमेन जो काम करती है वो इनफॉर्मल सेक्टर्स में काम करते हैं। इनफॉर्मल सेक्टर कहने का मतलब है कि ऐसा सेक्टर जहाँ पे आपका टाइम ऑफ वर्क डिफाइन नहीं है, वहाँ पे वेजेस डिफाइन नहीं है, वहाँ पे हॉलीडे डिफाइन नहीं है, वहाँ पे आपको कोई सोशल सिक्योरिटी डिफाइन नहीं है। तो वो सारे इनफॉर्मल सेक्टर्स में आपको 81% जो है इंडियन वीमेन काम करते हुए दिखेगी। ये जो इनफॉर्मल सेक्टर्स है, सबसे ज़्यादा जो हिट हुआ है ये इनफॉर्मल सेक्टर ही हिट हुआ है। तो इसलिए यहाँ पे भी आप देखोगे कि जो विमेन की पोजीशन है वो और ज़्यादा जो है ख़राब होते चले गए। सोशल डिस्टेंसिंग की जो ज़रूरत है, उससे आप देखोगे कि टेम्प्रेरी जो फंक्शनिंग है, यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप का जो काम होता था वो यहाँ पे आपका डिसरप्ट हो गया। सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है कुछ वीमेन की ग्रुप होती थी जो कि आपस में काम करते थे और अपने लाइवलीहुड को और ज़्यादा जो है इम्प्रूव करने का कोशिश करते थे। बट ये सोशल डिस्टेंसिंग जो यहाँ पे मेंटेन करने का बात आया, तो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप का जो काम करने का तरीका है वो यहाँ पे ख़त्म हो चुका था ऑलमोस्ट। फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी हो गया, यानी कि बहुत सारे वीमेंस जो है वो यहाँ पे रिस्क में आ गई, परमानेंट एग्जिट हो गई लेबर मार्केट से। यानी जो काम काज वाले जो जगह पे वो काम करती थी, उन सारे लेबर मार्केट से वो परमानेंट बाहर आ गई। इससे क्या हुआ कि इनकम जो पॉवर्टी आपको देखने को मिलेगा, जो बहुत थोड़ा बहुत जो पैसे मिल जाते थे वेमेन को, तो वो अपना गुजारा कर लेती थी, इवन अपने घर हाउस होल्ड खर्चे में वो लगा लेती थी। बट अब क्या है कि उनको इस तरीके का इनकम नहीं मिलेगा, तो हम लोग ऑब्वियसली कह सकते हैं कि जो पॉवर्टी है फेमिनाइजेशन में वो और ज़्यादा यहाँ पे आपको बढ़ते हुए दिखने को मिलेगा। सोशल इनइक्वालिटी देखिए कि किस तरीके से बढ़ते जा रहा है। तो सबसे पहले आप देखोगे कि जो सोशल इनइक्वालिटीज़ है वो इस वायरस के इम्पैक्ट से और ज़्यादा बढ़ते गया है। अनसेफ इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा जगहों पे आपको देखने को मिलेगा। और सबसे पहला बात, जो डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, इसकी जो बर्डन है वो यहाँ पे निकल कर किसके ऊपर आ गई, तो यहाँ पे विमेन के ऊपर आ गई। क्योंकि लॉकडाउन था, लॉकडाउन में आप लोगों को देखने को मिलेगा कि ना कुक आ पा रही है, ना मेड आ पा रहे। तो इससे सबसे पहले और सबसे मेन प्रॉब्लम क्या हुआ कि विमेन को सारा घर का काम करना पड़ रहा था, तो ये एक प्रॉब्लम देखने को मिला। साथ ही साथ आप देखोगे डोमेस्टिक वायलेंस बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा था। अगर हम लोग यहाँ पे नेशनल वीमेन कमीशन की रिपोर्ट के हिसाब से देखें, तो उनके द्वारा बताया गया कि 1/3 जो यहाँ पे आपका जेंडर बेस्ड वायलेंस है, ये 1/3 से आपका बढ़ चुका है। 2-fold राइज हुआ है इस तरीके का डोमेस्टिक वायलेंस के कंप्लेंट से। ऑब्वियस है कि आप लोग भी ये देख रहे हो कि कितना ज़्यादा लोग जो है एक साथ रह रहे थे, तो ऑब्वियस है हस्बैंड वाइफ एक साथ रहेंगे तो झगड़ेंगे ही, ज़्यादा दिन तक तो रह नहीं सकते। तो ये भी एक प्रॉब्लम देखने को मिला कि लंबे समय तक रह रहे हैं। और ऊपर से ऐसा समय नहीं है ना, टेंशन वाला समय है कि न जाने क्या होगा, कोई नहीं जान रहा है। इस कोरोना वायरस तो अलग ही डरा के रखा है, साथ ही साथ इकॉनमी का भी नहीं पता, अपने जॉब का भी नहीं पता, एम्प्लॉयमेंट का भी नहीं पता। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिली जो कि कलेक्टिवली एक टेंशन ही क्रिएट कर
करता है ह्यूमन बींग के अंदर। माइग्रेंट वीमेन की बात करें, जब भी हम लोग माइग्रेंट लेबर की बात करते हैं तो हमेशा दिमाग में आता है कि ये कोई आदमी ही होगा या मेल मेल ही होगा। विमेन के बारे में हम लोग ऐसा सोचते ही नहीं है कि विमेन भी जो है माइग्रेंट करके हम जो है अपने गाँव वापस लौटी है। उनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। बात अगर कोई कर रहा है तो माइग्रेंट लेबर यानी कि कोई सब आदमियों के बारे में बात कर रहा है, कोई औरतों के बारे में बात नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे कि माइग्रेंट वीमेन भी बहुत ज़्यादा जो है पीछे रह गई। उनकी जो यहाँ पे ट्रैवल वो काफ़ी ज़्यादा रिस्क के साथ वो ट्रैवल कर रही है। साथ ही साथ डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी और बहुत सारी चीज़ें शिफ्ट हुई है। तो क्या क्या शिफ्ट हुई है आप लोग देखोगे कि डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर आ गई है, जैसे कुकिंग, क्लीनिंग, ये सारी चीज़ें। साथ ही इंडियन फैमिलीज़ में देखें तो हमारे कल्चर में क्या है कि विमेन जो है लास्ट में खाती है, यानी कि वो खाना भी पकाती है और जब घर के सारे जितने भी बॉयज़ है, मेल है, अगर वो पहले खा लेते हैं तो उनसे जो बचा रहता है वो खाती है। ऑब्वियस है अपने लिए बनाती है, बट समटाइम्स ऐसा होता है ना कि अच्छा खाना लगा तो लोग जो है ज़्यादा खा लेते हैं, बच्चे ज़्यादा खा लेते हैं, तो विमेन के पास उतना ज़्यादा सफिशिएंट फूड नहीं बचता। तो वो क्या करती है कि वो उतने ही में खा लेती है। और न्यूट्रिशन की बात करें तो सबसे ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ भी विमेन ही करती है न्यूट्रिशन को। अगर घर में अगर पैसे की कमी है तो विमेन अपने हेल्थ से कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती है, लेकिन अपने घर के बच्चे और जो मेल पार्टनर होते हैं उनके लिए कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करवाती है वो। न्यूट्रिशन से भी लेकर आप लोग देख सकते हो कि अगर थोड़ा भी पैसे होते हैं तो दूध लाकर वो अपने बच्चों को ज़रूर पिलाती है, अपने मेल पार्टनर को ज़रूर पिलाती है, बट वो नहीं पीती है। जबकि विमेन के लिए दूध की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, कैल्शियम का आपका डेवलपमेंट होता है, बोन्स स्ट्रॉन्ग होते हैं, सो वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। बट विमेन क्या करती है कि उन सारी चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए चलती है। तो सोशल इनइक्वालिटीज़ ये सारे तरीके से बढ़ते जा रहा है। हेल्थ पर्सपेक्टिव से अगर हम लोग देखें तो विमेन के द्वारा बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक कंस्ट्रेंट जो है वो देखने को मिलता है कि वो हेल्थ सर्विस बेटर से बेटर वो एक्सेस नहीं कर पाते हैं। अगर गवर्नमेंट की डेटा के हिसाब से बताएं तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो विमेन का रिपोर्ट है, जो विमेन की रिपोर्ट है ये बताती है कि पब्लिक हेल्थ सर्विस जो है वो यूज़ ही नहीं कर पाती है। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर की बात करें, यानी कि आउट ऑफ पॉकेट हेल्थ एक्सपेंडिचर, स्पेशली जो आपके जेब से जो खर्चे होते हैं हेल्थ पर्सपेक्टिव से, ये विमेन के लिए ज़्यादा है। क्योंकि ऑब्वियस है आप देखोगे कि थोड़ा बहुत जो है प्रेगनेंसी के टाइम में बहुत ज़्यादा खर्चे हो जाते हैं। अगर स्पेसिफिक आप देखोगे कि एमोनिया की भी प्रॉब्लम होती है, विमेन को बहुत सारे तरीके की प्रॉब्लम होती है जिनके लिए उनको रेगुलर चेकअप की ज़रूरत होती है। तो इस तरीके की चीज़ों में ये बताया गया कि डेवलपिंग कंट्रीज़ में विमेन पे ज़्यादा खर्च होता है एज़ कंपैरिजन टू मेन। और की सर्विसेज अगर देखें, जैसे कि उनको मैटरनिटी हेल्थ प्रोवाइड किया जाता है, कई तरीके के वैक्सीनेशन है, सेक्सुअल और यहाँ पे रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरप्ट करते हैं। यानी कि पब्लिक हेल्थ इमरजेंसीज़ को देखें तो काफ़ी ज़्यादा जो है इंटरप्ट होता है। इन्फेक्शन से भी बहुत ज़्यादा एक्सपोजर होती है, क्योंकि काम और केयर में आप देखोगे कि विमेन बहुत ज़्यादा एक्सपोज होती है। न्यूट्रिशन की बात करें तो स्कूल शट डाउन होने से जो चिल्ड्रंस की एडुकेशन है वो काफ़ी ज़्यादा सफ़र हुआ है। और साथ ही साथ इसमें आप देखोगे कि मल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो कि स्कूल जाते थे मिड डे मील के लिए। तो मिड डे मील उनको गवर्नमेंट स्कूल में जो है ना इस तरीके का मील प्रोवाइड किया जाता था। बट आज की डेट में क्या है कि स्कूल बंद हो गए, तो बच्चियों को यहाँ पे घर पे खाना नहीं मिल पा रहा सही तरीके से, क्योंकि काम नहीं है तो उतना जो है उतना जो है रोज़गार नहीं मिल पा रहा है। तो रोज़गार के कारण जो है वो फूड जो है वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण जो है मिड डे मील उनको स्कूल में नहीं मिल रहा है। तो इससे गर्ल्स की सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब हो गई है। तो ये भी बातें बताई जा रही है। कुछ अदर एस्पेक्ट देखे देखो तो एडिशनल बर्डन देखने को मिल रहा है, यानी कि केयर वगैरह। आज की डेट में आप देखोगे कि ये भी मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है कि मुझे घर में जो है एक टाइम काढ़ा बनाना पड़ता है, फिर हल्दी दूध देना पड़ता है। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है, इसको एडिशनल बर्डन कहेंगे। मेड नहीं आ रही है तो झाड़ू पोछा, और कुक नहीं आ रही है तो कुछ खाने वाने, साथ ही साथ आपका जो है बर्तन धोना वोना, तो अधिकतर काम घर का बढ़ जा रहा है। और इसी वजह से आप लोग भी देख रहे हो कि थोड़ी इरेगुलेटरीज हो जा रही है, वीडियो टाइम पे नहीं आ पा रहे हैं। तो कोई बात नहीं, लेकिन और भी देखोगे कि एडिशनल बर्डन है कि बच्चों का केयर करना, जो कि विमेन के ही ऊपर आता है। एल्डरली यानी कि जो भी घर के बुजुर्ग वगैरह है उनका भी ख्याल रखना होता है। तो ये सारे हमारी ही झोली में आकर गिर जाते हैं ये सारी चीज़ें। तो माना जाता है कि हम लोग इस तरीके की चीज़ों को काफ़ी अच्छे तरीके से टैकल कर पाते हैं। दैट्स वाई वी आर खैर कोई नहीं, चलिए ये एडिशनल बर्डन बढ़ गया है। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग और डिजिटल एजुकेशन की बात करूँ, जैसे आप लोग देखते हो कि अगर बच्चियाँ स्कूल जाती है, गर्ल्स लोग स्कूल जाती है तो वहाँ जाकर कुछ पढ़ लेती है, लेकिन घर में क्या होता है कि घर के कामों में भी फंस के रह जाती है, और उनके पास ना डिजिटल जो है रिच भी नहीं हो पाता है, ना ही उनके पास मोबाइल होता है, ना कुछ होता है। तो उनसे क्या हो पाता है कि वो पढ़ भी नहीं पाती है। जो आज के डेट में ऑनलाइन एजुकेशन की बात करते हैं, ई लर्निंग की बात करते हैं, तो वो उनको नहीं पहुँच पाता है। तो ये भी कहीं ना कहीं जो है ऑलमोस्ट आप देखोगे कि गर्ल्स की एजुकेशन की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा डिसरप्ट हो गया है। पॉलिसी रिस्पॉन्स की बात करें, देखिए सरकार की तरफ से क्या क्या यहाँ पे कदम उठाया जा रहा है विमेन की सिचुएशन को और जो थोड़ा ठीक करने के लिए।
तो विमेन जो भी यहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस फेस कर रही है उनको सपोर्ट किया जा रहा है। विमेन को यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए जो है कंप्लेंट फाइल किया जा रहा है और उनको हेल्प भी दिया जा रहा है। नेशनल कमीशन फॉर विमेन की तरफ से एक इमरजेंसी व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे आपका लॉन्च किया गया है। साथ ही ऑनलाइन कंप्लेंट लिंक भी और ईमेल भी दिया जा रहा है कि अगर कोई विमेन इस तरीके की कंडीशन में फंसी हुई है तो वो यहाँ पे ऑनलाइन जो है प्रोविज़न है कि वो यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। मनरेगा जो है उसको यहाँ पे अर्बन एरिया में भी एक्सटेंड किया जाएगा, जिससे कि जो अर्बन पुअर है उसको हम लोग हेल्प कर सके। तो अर्बन पुअर वाली लेसन प्लीज़ देख लीजिएगा, मैं आई बटन पे यहाँ पे पुट कर दूंगी सो दैट यू कैन क्लिक हेयर एंड वॉच दैट वीडियो। तो अर्बन पुअर के लिए ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगा। तो यहाँ पे मनरेगा क्या है कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, तो इसके थ्रू क्या है ये स्कीम है, इसके थ्रू आपका 100 डेज़ का गारंटी जॉब दिया जाता है। तो जब से आप यहाँ पे रजिस्टर करा लो, यानी कि हर एक घर से कोई ना कोई यहाँ पे रजिस्टर करा सकते हैं और अनस्किल्ड वर्कर्स को यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। जब से वो यहाँ पे अगर रजिस्टर करा लिए तो उनको फर्स्ट डे से ही पैसे मिलने स्टार्ट हो जाते हैं फिक्स्ड वेजेस से, ठीक है। तो ये आपका जो है बढ़ाने के लिए बात की जा रही है अर्बन पुअर के लिए, स्पेशली यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ विमेन को जो है बेनिफिशियल मिले, इस तरीके का यहाँ पे काम किया जाना चाहिए। साथ ही जो मनरेगा का एम्बिट है उसको और ज़्यादा बढ़ाना चाहिए हैंडीक्राफ्ट लोगों के लिए, जो यहाँ पे आपका हाथ से बनाए हुए चीज़ों को जो बहुत ज़्यादा मार्केट में बेचा जाता है। तो महिलाएं, आप लोग को पता है कि बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होती है कि हाथ से बनाकर वो लोग काफ़ी चीज़ें जो डेकोरेटिव मटेरियल हो या फिर ड्रेसेस वगैरह हो तो वो भी यहाँ पे बनाती है। तो हैंडीक्राफ्ट और जो फॉक आर्ट है उसको प्रमोट करना चाहिए। तो मनरेगा में इस तरीके की चीज़ों को भी यहाँ पे एक्सटेंड करना चाहिए। साथ ही यहाँ पे विमेन की जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनको सपोर्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गवर्नमेंट को यहाँ पे कुछ इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट करना चाहिए, जैसे कि फूड प्रोसेसिंग सेक्टर हो, टेक्सटाइल हो या फिर गारमेंट सेक्टर हो। तो इसमें विमेन जो है एक बल्क नंबर पे वो काम करे, जिससे कि जो यहाँ पे मेन बायर्स हो वो यहाँ पे सेल्फ हेल्प ग्रुप के ही प्रोडक्ट्स का हो। साथ ही आप देखोगे कि यहाँ पे एक्सपेंडिंग किया जा रहा है, यानी कि जो कोलेटरल फ्री लेंडिंग है, यानी कि आपको कुछ भी गिरवी में नहीं रखना है और इस तरीके का जो है लोन प्रोवाइड करने की बात की जा रही है। जो भी यहाँ पे विमेन की सेल्फ हेल्प ग्रुप है 10 लाख से बढ़ाकर यहाँ पे 20 लाख कर दिया गया है। और जो मेन प्रॉब्लम होता है, यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप के पास मेन प्रॉब्लम क्या होता है कि उनके पास डिमांड की शॉर्टेज होती है, तो डिमांड बढ़ाने का भी यहाँ पे प्रैक्टिस की जाएगी। स्पेशल प्रोविजन देना चाहिए जो भी प्रेग्नेंट और नर्सिंग मदर्स है। गवर्नमेंट जो है कोविड-19 रिलीफ पैकेज में कोई भी तरीके का स्पेशल प्रोविजन नहीं रखा गया गवर्नमेंट के द्वारा कि वो यहाँ पे प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर के लिए भी कुछ प्रोविजन रख सके। लेकिन मैटरनिटी बेनिफिट प्रोग्राम है जिसके द्वारा प्रेग्नेंट वीमेन एंड लैक्टेटिंग मदर को यहाँ पे कैश ट्रांसफर किया जाता है 6000 का, वो भी 3 इंस्टॉलमेंट में। तो गवर्नमेंट इसको इन्हांस कर सकती है और उन लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे कि आप देखोगे कि जनधन योजना के तहत जितने भी लोगों का यहाँ पे बैंक अकाउंट था मेनली विमेन का, तो उनको यहाँ पे जो है 1000 रुपीज़ आपका प्रोवाइड किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो उसी तरीके से जो भी यहाँ पे आपका अगर कोई प्रेग्नेंट वीमेन है और अगर किसी इस तरीके के लैक्टेटिंग वीमेन है तो उनको इस तरीके का जो आपका प्रोविज़न है, यानी कि उनका जो मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम्स के अंदर अगर उनका खुद का बैंक अकाउंट लिंक है तो उनको इस तरीके से जो है ना कैश ट्रांसफ़र करना चाहिए और ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। कुछ स्टेट है जैसे कि झारखंड है, उसमें 24/7 मैटरनिटी प्रेगनेंसी हेल्पलाइन है, जिससे थ्रू जो नेसेसरी मेडिकल असिस्टेंस है वो यहाँ पे लॉकडाउन के दौरान जो है उनको प्रोवाइड किया जाएगा। तो इस तरीके के स्कीम्स को जो है आज के डेट में ज़रूरत है कि एक नेशनल लेवल पे हम लोग इसको इम्प्लीमेंट कर सके, क्योंकि कुछ स्टेट में ये इम्प्लीमेंट करके काफ़ी ज़्यादा ये सक्सेसफुल हुआ है। तो इसी को ज़रूरत है कि हम लोग आगे भी बढ़ाएं। तो अभी आप लोग देख लिए कि विमेन कितना ज़्यादा जो है विमेन को यहाँ पे आपका एक्सक्लूड करके रखा जाता है। कभी भी आपको जो है टीवी चैनल इस तरीके के आर्टिकल्स में नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन यही खासियत है कि अगर आप लोग इस तरीके के मैगजीन को फॉलो करते हो तो आपको ईच एंड एवरी पॉइंट्स को जो है बहुत अच्छे से यहाँ पे डिस्कस किया रहता है, डिस्क्राइब किया रहता है। तो इससे आपको समझ में आ गया कि विमेन को किस तरीके से प्रॉब्लम झेलना पड़ा, क्योंकि कोविड-19 और विमेन की जो यहाँ पे आपकी सिचुएशन है वो एक बहुत ही ज़्यादा रेलिवेंट है। तो हर एक एस्पेक्ट को आपको कंप्लीट करके चलना है। जैसे अभी हम लोग एक और देखेंगे इंडिया का हेल्थ केयर सेक्टर्स के बारे में, लेकिन विमेन के बारे में आपको सब पता चल गया कि क्या प्रॉब्लम है, क्या चैलेंजेस है और किस तरीके से गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेकर चल रही है और क्या करने की ज़रूरत है गवर्नमेंट को। ठीक है, इसी तरीके से कोविड-19 और इंडिया की हेल्थ केयर सेक्टर्स के भी बारे में देख लेते हैं। कोविड-19 का जो क्राइसिस है इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है हम लोग देखें कि इंडिया का जो हेल्थ केयर सेक्टर्स है उसमें गैप देखने को मिला। इसी टाइम में आपको देखने को मिलेगा कि कुछ विंडो यहाँ पे आपका ऑफर किया गया, जिससे कि इंडिया के हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को हम लोग और ज़्यादा स्ट्रेंथन कर सके और ज़्यादा यहाँ पे रीस्ट्रक्चर कर सके। तो अगर हम लोग ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स के हिसाब से देखें, जहाँ पे आपका मेज़र किया गया था कि जो पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस कैसा है कंट्रीज़ के लिए, यानी कि इस तरीके का जो क्राइसिस आया
सब कंट्रीज़ जो है किस तरीके से उसको प्रिपेयर्ड थी उसको इस क्राइसिस से जूझने के लिए, इस क्राइसिस को झेलने के लिए। तो यहाँ पे अगर इंडिया का रैंक देखें तो 57 है और इंडिया की वल्नरेबिलिटी यहाँ पे हाईलाइट होकर आई है। साथ ही यूएस फर्स्ट नंबर पे है, यूके सेकंड में है, ब्राज़ील 22 में है, बट इंडिया की रैंक 57 है, तो बहुत पीछे हम लोग है। लेकिन अब देखते हैं कि क्या क्या इश्यूज़ निकल कर आया है कोविड-19 के टाइम में। तो इससे सबसे पहले हमारी दिख गई है कि हमारे पास बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स की कमी है। यानी कि आप लोग देखोगे कि 10,000 सिटीजन्स पे 8.5 हॉस्पिटल्स बेड्स यहाँ पे अवेलेबल है। 1 डॉक्टर आपको 1445 सिटीजन्स पे देखने को मिलेगा। WHO के द्वारा ये कहा गया है कि 1000 पेशेंट पे जो है ना 1 डॉक्टर होना चाहिए, बट हमारे यहाँ डॉक्टर्स की कमी है। 1 डॉक्टर्स जो है वो 1445 सिटीजन्स पे देखने को मिला। साथ ही 1.7 नर्सेज देखने को मिला 1000 पीपल्स पे, लेकिन WHO का कहना है कि 3 नर्सेज होने चाहिए 1000 पे, बट हमारे यहाँ नर्सेज की भी कमी देखने को मिली, जिससे कि हमारे यहाँ का जो सिचुएशन है और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो गया। एडिक्वेट नंबर ऑफ वेंटिलेटर्स नहीं है हॉस्पिटल में, तो इस तरीके की जो डेफिशिएंसी देखने को मिला, जो कि यहाँ पे पेशेंट अगर कोविड-19 इन्फेक्शन से सफ़र कर रहे हैं तो उनको वेंटिलेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बट हमारे हॉस्पिटल में वेंटिलेशन की कमी देखने को मिली। लिमिटेड एक्रीडेटेड डायग्नोस्टिक लैब की कमी देखने को मिली, जिससे कि बहुत जल्दी जो है टेस्ट नहीं हो पा रहा था। डिजीज़ किस तरीके से, डिजीज़ का क्या स्टेटस है वो हम लोग यहाँ पे नहीं देख पाए। सेकंड है कि अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ केयर वर्कर्स। बहुत सारे वर्कफोर्स जो है वो यहाँ पे मेट्रोपॉलिटन में ही काम कर रहे हैं, यानी कि मेट्रोपॉलिटन में आपको देखने को मिलेगा कि डॉक्टर्स अगर पढ़ते हैं अच्छी जगह से तो वो अच्छी जगहों पे ही काम करना चाहते हैं, रूरल एरिया में कोई काम नहीं करना चाहता। तो लैक ऑफ डॉक्टर्स की कमी देखने को मिली टाउन्स में, विलेजेस में। साथ ही यहाँ पे हेल्थ केयर सर्विस को देने से भी मना किया गया, डिनाइल ऑफ हेल्थ केयर सर्विस। आप लोग इस चीज़ को नोटिस किए होंगे कि जब से ये कोविड-19 स्टार्ट हुआ है, जो भी दूसरी डिजीज़ के पेशेंट हैं उनको यहाँ पे जो है आपका एडमिट करने से भी हॉस्पिटल में मना कर दिया गया था। इवन मेरे बहुत रिलेटिव है जो कि बहुत करीबी है, जिनको कैंसर हुआ है, आपका स्किन कैंसर हुआ है, उनकी ऑपरेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी मार्च में, लेकिन क्या हुआ कि मार्च में आपका लॉकडाउन हो गया और उनकी जो है डेट नहीं मिल पाया। वो आपका बॉम्बे जो कैंसर इंस्टीट्यूट है वहाँ से, कैंसर हॉस्पिटल है वहाँ से वो गई थी अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए, बट वहाँ पे जाकर भी उनको जो है ना 1.5 महीने वहाँ वेट करना पड़ा अपने ऑपरेशन के डेट लेने के लिए। मतलब आप लोग समझ सकते हो कि कैंसर जैसे पेशेंट जिनकी स्थिति इतनी ख़राब थी, फर्स्ट स्टेज में वो कैंसर पेशेंट थी, लेकिन उनको भी नेग्लेक्ट किया गया मुंबई जैसे शहरों में। और वहाँ की जो आपकी कैंसर हॉस्पिटल है बहुत ज़्यादा ही फेमस है, लेकिन इस तरीके का काम किया गया। तो इससे मैं ये समझ पाई कि कैंसर जैसे डिजीज़ को तो कभी भी नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए था, चाहे ये कोविड-19 ही क्यों ना आ जाए या कोई ना कोई महामारी क्यों ना आ जाए, इनके लिए प्रोविज़न होना चाहिए। बट अगर कैंसर जैसे पेशेंट को भी ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है तो इसके सामने कोई और डिजीज़ क्या एग्जिस्ट कर पाएगा। तो लोग यहाँ पे जितना ज़्यादा कोविड से नहीं मर रहे उतना ज़्यादा जो है अदर डिजीज़ से भी जा चुके हैं। तो ये भी हम लोग को देखने को मिला। नेगेटिव परसेप्शन है मेडिकल कैरियर का, आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव परसेप्शंस देखने को मिला। जो स्टोरीज़ है हमारे यहाँ की PPE के जो किट है, यानी कि जो आपका पर्सनल प्रोटेक्टिव जो इक्विपमेंट है उसकी शॉर्टेज देखने को मिली। बहुत सारे हेल्थ केयर वर्कर्स को ये जो है PPE किट नहीं मिल पाया, जिनके कारण जो है वो जब भी ट्रीटमेंट कर रहे थे कोविड-19 पेशेंट को तो उससे वो भी इन्फेक्ट हो गए, उनकी बहुत सारे लोगों की जान भी चल गई। उसके बाद आपको गैप भी देखने को मिलेगा अर्बन हेल्थ केयर सर्विसेज में और अर्बन प्लानिंग में। ये जो कोरोना वायरस एपिडेमिक है ये आपको जो है अर्बन एरिया को भी अफेक्ट होते हुए दिखा और हाईलाइटेड हुआ बहुत सारे अर्बन यहाँ पे एरिया जिसमें कि लैक ऑफ यहाँ पे पब्लिक हेल्थ सर्विसेज देखने को मिली। उसके बाद डाई फंक्शंस देखने को मिलता है इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलांस प्रोग्राम का। ये आपका 2004 में लॉन्च किया गया था, जिससे कि जो लेबोरेटरी बेस्ड IT अनेबल डिजीज सर्विलांस सिस्टम है उसको और ज़्यादा डिसेंट्रलाइज कर सके, वो भी एपिडेमिक प्रॉन डिजीजेस में, जिससे कि जो डिजीज़ का ट्रेंड है ना उसको हम लोग मॉनिटर कर सके, लेकिन ये भी उतना अच्छे तरीके से नहीं हो पाया। इंडिया की डिपेंडेंसी की अगर हम लोग बात करें, यानी कि लास्ट फ्यू डिकेड्स में आपको देखने को मिला होगा कि इंडिया का जो नाम आता है वो पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में फार्मास्यूटिकल हब कहा जाता है, जेनरिक मेडिसिन का हमें हब कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर पे हम लोग प्रोडक्शन भी करते हैं और एक्सपोर्ट भी करते हैं। बट इसके पीछे जो हम लोग इंग्रेडिएंट इस्तेमाल करते हैं, रॉ मटेरियल इस्तेमाल करते हैं, जिसको एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट कहते हैं, ये जो 70 से 80%, 70% तक जो हम लोग इंपोर्ट करते हैं वो चाइना से करते हैं। तो आप बताइए कि चाइना अगर हमें ये एक्टिव फार्मास्यूटिकल अगर इंग्रेडिएंट्स देना ही बंद कर दे तो हम लोग यहाँ पे फार्मास्यूटिकल्स में किसी भी तरीके का मेडिसिन हो या चाहे जेनरिक मेडिसिन हो, हम लोग उसको मैन्युफैक्चर ही नहीं कर सकते। उसके बाद अगर प्रॉब्लम देखें तो डिसबिलीव है, यानी कि हमारे यहाँ जो ट्रेडिशनल मेडिसिन चलते आ रहा है ट्रीटमेंट का, उसमें आज के डेट में लोग जो है ना इस पर बिलीव नहीं करते।
पहले के ज़माने में आप देखे होंगे या फिर हमारी दादी नानी के नुस्खे अगर आप लोग सुनते हो, तो वो लोग होम रेमेडीज़ में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। साथ ही जो आपका आयुर्वेदिक मेडिसिन होता है उस पर बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। आयुष ट्रीटमेंट पे बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, जिसमें कि आपका आयुर्वेद, यूनानी, योगा, सिद्ध और होम्योपैथी, नेचुरोपैथी है। लेकिन हम लोग आज के डेट में आप देखोगे कि इस चीज़ पे हम लोग बिलीव नहीं करते। कुछ भी डिजीज़ होता है तो हम लोग को बस कोई एलोपैथिक मेडिसिन दे दो या फिर सिप्ला दे दो तो हम लोग ठीक हो जाते हैं। लैक ऑफ फोकस है, यानी कि प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पे लैक ऑफ फोकस देखने को मिलता है। सिर्फ 7% जो है वो खर्च किया जाता है प्रिवेंटिव हेल्थ केयर में, और मोर देन 80% जो खर्च किया जाता है वो ट्रीटमेंट और क्योर में किया जाता है। तो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर कहा जाता है, लेकिन हम लोग जो है प्रिवेंशन पे ज़्यादा फोकस नहीं करते, हम लोग क्योर पे फोकस कर देते हैं। यानी कि जब बीमारी होगा आपको तो आपको ठीक किया जाएगा। साथ ही अगर नॉन कोविड पेशेंट में देखें तो काफ़ी ज़्यादा गैप आ चुका था। तो ये तो चीज़ें हम लोग अभी भी डिस्कस कर चुके हैं। अपॉर्चुनिटी और वे फॉरवर्ड की बात करें तो कुछ रिस्पांस अगर पैंडेमिक का देखें तो इसकी तरफ से कुछ अपॉर्चुनिटी निकल कर आया कि कैसे हम लोग स्ट्रक्चर चेंजेस ला सकते हैं इंडिया की हेल्थ पॉलिसी में। तो दो तरीके से बताया गया है, एक नियर और मीडियम टर्म देखेंगे, यानी कि शॉर्ट और मीडियम टर्म देखेंगे, और दूसरी हम लोग लॉन्ग टर्म देखेंगे। तो नियर और मीडियम टर्म की बात करें तो सबसे पहला है कि जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस है उनकी चांसेस को कम करना है। साथ ही अगर हम लोग देखें तो हम लोग को इंश्योर करना है कि कोविड-19 जो है ना, इसके कारण जो है डिनाइल ऑफ हॉस्पिटल सर्विस नहीं होना चाहिए। इट मीन्स कि और भी तरीके की जो डिजीज़ हम लोग को देखने को मिला है, और भी तरीके के लोगों को किसी भी तरीके का प्रॉब्लम है तो उनको उस तरीके का ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। साथ ही साथ जो है इम्यूनाइजेशन और जो दूसरे प्रोग्राम है उनकी डिसरप्शंस जो हो गई थी उसको एड्रेस करना चाहिए। प्रिवेंटेबल डेथ जो है उसको, जो डेथ हो रही है उसको प्रिवेंट करना है। साथ ही जो अफोर्डेबल मेडिसिन है उसको सप्लाई करने के लिए इंश्योर करना है। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र बनाया गया है, जिसके थ्रू ये रखा गया है कि मेडिसिन जो है सस्ते दामों पे लोगों को यहाँ पे अवेलेबल कराया जाएगा। तो वो चीज़ों पे ध्यान देना है। यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी करना है, जैसे कि आरोग्य सेतु ऐप है, तो इसके द्वारा बहुत अच्छे तरीके से कोरोना वायरस जो पेशेंट है उनको हम लोग ट्रैक कर पाए। जो भी लोग अगर इस तरीके के कोरोना वायरस के कांटेक्ट में आ रहे हैं तो उनको भी यहाँ पे इंश्योर कर पाए। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो कि आज के डेट में कुछ पार्टनर्स के साथ काम कर रहे हैं, और साथ ही साथ इंटरफेथ जो कोरोना कोएलिशंस है उसको इस्टेब्लिश कर रहे हैं, जो भी यहाँ पे रिलीजियस कम्युनिटी में अगर इंगेज है तो ये सारा काम यहाँ पे किया जा रहा है। लॉन्ग टर्म में अगर आप देखोगे तो सबसे पहला है कि हमें अपने पब्लिक हेल्थ सर्विस को अपग्रेड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए क्या है कि स्टेट को जो है एक अच्छा खासा पब्लिक हेल्थ सिस्टम लेकर आना चाहिए। जैसे अगर आप केरल का देखोगे, केरल में क्या है ना कि आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल ही बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। तो केरल हमारे कंट्री का एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें कि आपको गवर्नमेंट सेक्टर होते हुए भी वहाँ पर सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से देखने को मिलेगा। वहाँ की जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है बहुत अच्छे से फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। साथ ही पहले केरल में जो है केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, लेकिन अचानक से वहाँ पर सारी चीज़ों को टैकल कर लिया गया। तो केरल जैसी जो चीज़ें हैं और सक्सेसफुल जो उसकी स्टोरी है कोविड-19 को लेकर, उसको हम लोग को देखना चाहिए। उसी के कंपैरिजन में अगर हम लोग बड़े बड़े शहर की बात करें, जैसे महाराष्ट्र है, गुजरात है, तो ये सारे स्टेट कहीं ना कहीं फेल हो गए हैं यहाँ पे कोविड-19 की सिचुएशन को टैकल करने में। अब ये सही टाइम है जिससे कि हम अपने पब्लिक हेल्थ सर्विस को री इन्वेंट कर पाएंगे और रिजुवनेट भी कर पाएंगे। अगर हम लोग देखें तो प्राइमरी हेल्थ केयर को यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने की ज़रूरत है। आप देख चुके हो कि इस तरीके के एपिडेमिक कंट्रोल के लिए, जिसमें कि टेस्टिंग अच्छी होनी चाहिए, अर्ली डिटेक्शन होना चाहिए केसेस का, अगर हम लोग अर्ली डिटेक्शन कर ले तो इससे क्या होगा कि लोग जो है और ज़्यादा संक्रमित नहीं होंगे। तो प्रिवेंटेबल मेजर्स पे काम करना चाहिए। साथ ही साथ जो प्रोपोर्शन है यूनियन हेल्थ बजट का, उसको यहाँ पे नेशनल हेल्थ मिशन के लिए एलोकेट करना चाहिए। साथ ही यहाँ पे प्राइमरी और जो सेकेंडरी हेल्थ केयर सर्विस है उसको सपोर्ट करना चाहिए। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो हमारी जो फार्मा सप्लाई चेन है उसको यहाँ पे इम्प्रूव करना है। इंडिया को ज़रूरत है कि अपनी जो सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स है उसको डाइवर्सिफाई करें। जैसे हम लोग एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स के लिए जो चाइना में बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं, तो वो सिर्फ चाइना पे ही ना हो, क्योंकि आज के डेट में इंडिया चाइना की जो रिलेशन आप देखोगे बहुत ज़्यादा टेंशन बढ़ते जा रहा है। चाहे वो हम लोग गैलवन वैली वाली सिचुएशन देखें, या फिर पैंगोंग शॉ वाली बात देखें, या फिर अगर आप लोग देखोगे कि हमारी तरफ से जो है चाइनीज़ ऐप को बैन कर दिया गया। तो इस सारी चीज़ों से क्या होता है कि इंडिया चाइना के बीच में टेंशन अराइज हो रहा है, और एक बार चाइना अगर मना कर दे, एपीआई नहीं देंगे हम लोग को, तो हम लोग भी यहाँ पे जो है ना घंटा यहाँ पे कुछ भी बना पाएंगे, यानी कि ठेंगा बना पाएंगे हम लोग, कुछ भी दवा वगैरह। तो इसलिए हम लोग को डाइवर्सिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही अगर देखें तो अर्बन हेल्थ सर्विस को भी रिवैम्प करना है, यानी कि हमारी हेल्थ सर्विस ऐसी होनी चाहिए जो कि प्राइमरी हेल्थ केयर पे फोकस करे। प्राइमरी हेल्थ केयर मतलब कि मान लीजिए कि आपको सिर्फ सर्दी जुकाम है, तो इसके लिए कोई डॉक्टर के पास जाता नहीं, सोचते कि पैरासीटामोल खा लेंगे ठीक हो जाएंगे। ठीक है, वो एक हद तक ठीक है, लेकिन आपको एकदम हाई फीवर आ रहा है, फिर आपकी फीवर जा रही है, फिर हाई फीवर आ रहा है, तो इसमें आपको एक सर्टेन चेकअप करने की ज़रूरत होती है। तो प्राइमरी हेल्थ केयर इसी को बोलते हैं, और यही चीज़ें आपकी बढ़ जाएगी जब आप लोग का ये हेल्थ जो अब आप लोग की ये जो
कफ एंड कोल्ड है वो बढ़ जाएगी, और भी ज़्यादा सिम्टम्स आने लगेंगे, तो इसको फिर हम लोग क्या बोलेंगे कि यहाँ पे जो है फिर आपका प्राइमरी से ये सेकेंडरी में आ जाएगा। उसके बाद इनोवेटिव अप्रोच पे ध्यान देना चाहिए, यानी कि जो हमारी ज़रूर हॉस्पिटल की ज़रूरत है उसको हम लोग को रिकॉग्नाइज़ करना चाहिए कि कंट्री में हमें कितना ज़रूरत है, उस हिसाब से हम लोग को जो है ना पूरा हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड करना चाहिए। साथ ही कुछ मोबाइल हॉस्पिटल हो, जैसे कि आप लोग देखते हो कि जो वैन वगैरह में आपका आई चेकअप वाले जो घूमते रहते हैं, उसी तरीके से मोबाइल भी आपका हॉस्पिटल होना चाहिए जो गांव वाले एरिया में लोगों तक पहुंच सके, जहां पे लोग हॉस्पिटल तक नहीं पहुंचते तो हॉस्पिटल उन तक पहुंच सके, ये वाली अप्रोच होनी चाहिए। सेंट्रल बेड ब्यूरो का क्रिएशन हो, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 1997 में ये रिकमेंड दिया गया था कि इमरजेंसी बेड की प्रेशर के लिए, यानी कि किसी भी तरीके का अगर महामारी आता है तो उसमें सबसे पहले जो ध्यान देना है वो इमरजेंसी बेड की ध्यान देनी है। आप लोग को पता है कि जब हमारे यहाँ कोविड-19 आया था और जब प्रधानमंत्री जी के द्वारा लॉकडाउन आपका बोला गया था, तो उस समय वो यही बता रहे थे कि लॉकडाउन एक अर्ली फेज़ में करना इसीलिए ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये महामारी हमारे इंडिया में फैल गया तो हमारे पास उतने रिक्वायर्ड डॉक्टर भी नहीं है, हॉस्पिटल भी नहीं है और बेड भी नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे पहले ही कहा गया था कि बेड का पूरी तरीके से इंतज़ाम करना, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर को प्रमोट करना ह्यूज, और हमारी जो यहाँ पे नेटवर्क है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का उसको एक्सपेंड करने का ज़रूरत है। देखिए आयुष्मान भारत प्रोग्राम लाया गया था और ये कहा जा रहा था कि ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी हेल्थ केयर यहाँ पे प्रोग्राम है। इसके अंदर दो सब आपकी सब यहाँ पे स्कीम है। हेल्थ केयर जो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा आयुष्मान भारत, इसको अम्ब्रेला स्कीम कहते हैं। अम्ब्रेला स्कीम यानी कि इसमें छोटे छोटे आपको जो है सब स्कीम देखने को मिलेगा। एक तो है यहाँ पे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर और दूसरा है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में क्या है कि लोगों की हेल्थ पे ध्यान देना है, हेल्थ को यहाँ पे बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे काम करना है। और जो जन आरोग्य सेंटर है उसमें क्या है कि सस्ते दामों पे मेडिसिन अवेलेबल कराया जाएगा। प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट को भी बूस्ट करना चाहिए सोशल सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर में, वो भी कैसे, तो पीपीपी मोड में, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड के थ्रू। इससे क्या होगा कि गवर्नमेंट की जो वेबिलिटी गैप फंडिंग है 30% का, जिसमें कि हॉस्पिटल बनाते हैं टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज़ में, तो वो यहाँ पे और भी ज़्यादा आपका 20% से 30% तक का भी सपोर्ट मिल जाएगा। तो अगर गवर्नमेंट से इस तरीके से नहीं हो पा रहा है तो उनको प्राइवेट सेक्टर्स का भी यहाँ पे हेल्प लेना चाहिए। ठीक है, तो बहुत अच्छी आर्टिकल थी आपको हेल्थ केयर। सो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये लेसन अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर फिर भी कोई डाउट कोई सजेशन है तो कमेंट कर सकते हैं, एंड मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट 2020 की। थैंक यू।